हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डायनमिक स्टडी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज है हमारी फोर्थ क्विज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी टॉपिक की। तो चलिए देखते हैं अपने आज के 10 MCQs। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में ये जो भी दी गए कथन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो उनमें से कौन सा सही है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। कि बच्चों को लर्निंग के लिए या फिर अधिगम के लिए हमें अगर प्रेरित करना हो तो उसके लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से ही प्रेरित होते हैं तथा सीखने के लिए सक्षम भी होते हैं। थर्ड इज चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्रीडिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। कि जो भी बच्चों की कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है उनकी किसी भी चीज़ को सीखने की, और उसके साथ ही साथ जो उनमें मोटिवेशन होता है सीखने का, वो पूर्व निर्धारित होता है सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिकता, दैट इज़ हेरिडिटी के द्वारा। या फोर्थ इज चिल्ड्रन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। कि बच्चों का जो भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है वही उनकी प्रेरणा और अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। सो द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ कि जो सभी बच्चे होते हैं उनमें एक स्वाभाविक रूप से ही ये टेंडेंसी होती है या फिर क्षमता होती है सीखने की। वो बचपन से ही ऐसे होते हैं कि वो सीखना चाहते हैं, वो उन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की इतनी ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं ये नेचुरली। और जो अगर हम बाकी पॉइंट्स की बात करें तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट। इससे हम लॉन्ग टर्म में मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। द थर्ड इज़ कि हेरिडिटी टू नो, एज वी नो कि कभी भी कि पहली चीज़ तो ये नेचुरल होती है, और सेकंड चीज़ कि ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इफेक्ट पड़ता है अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें। एंड फोर्थ पॉइंट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो नहीं, अगर आप मोटिवेटेड हो, मतलब आप मोटिवेटेड सोशल बैकग्राउंड, मतलब आपका सोशल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तब भी यू कैन बी मोटिवेटेड और आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो सके। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते भी हैं रियल लाइफ में। सो येस, द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज ऑल द चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग। So our second question is which of the following is the primary socializing agency। इनमें से कौन प्राथमिक समाजीकरण का एक माध्यम है। So the four options given here are first is media, second is family, third is school, fourth is government, मतलब हमारी सरकार। So the answer here is yes, option number second, that is family। as we know कि अगर हम सोशलाइजिंग एजेंसीज़ की बात करें तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी को हम पढ़ते हैं और क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। तो प्राइमरी बेसिकली हमारी फैमिली है, बिकॉज बर्थ के बाद सबसे पहले हम एक सोसाइटी के एक मिनिएचर के फॉर्म में कह सकते हैं कि हम अपनी फैमिली को ही देखते हैं, हम उनसे ही हमारा सोशलाइजेशन बेसिकली पहले होता है। सो येस, दे आर प्राइमरी। एंड देन उसके बाद स्कूल हम जाते हैं तो स्कूल, मीडिया और बाकी चीज़ें सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज़ में आती हैं। सो येस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। So our next question, that is question number third, is in an elementary classroom, it is important to dash the experiences that a child brings with her। कि अगर हम एक एलिमेंट्री क्लासरूम की बात करें तो उसमें एक बच्ची आती है, हर ही बच्चे के साथ उसके पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम इनमें से क्या, जो भी गिवन पॉइंट्स हैं उनमें से क्या करें उन एक्सपीरियंसेस के साथ। सो फर्स्ट इज़ बिल्ड ऑन, कि हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस को मतलब शामिल करें, संचय करें उनका, या बेसिकली बेस बनाएं उनको, हम अकॉर्डिंगली पढ़ाएं। सेकंड इज़ डिनाई, दैट इज़ हम उन एक्सपीरियंसेस को अस्वीकार कर दें। थर्ड इज़ नेग्लेक्ट, कि हम उसकी उपेक्षा करें, हम उसे नेग्लेक्ट करें। फोर्थ इज़ इग्नोर, कि मतलब हम ध्यान ही नहीं दें उन एक्सपीरियंसेस पे, हमें जो एज इट इज़ करना है हम वैसे ही उन्हें पढ़ाएं। सो येस, द आंसर इज़ ऑब्वियसली बिल्ड ऑन, कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो भी बच्चा अपने साथ कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है, हम उसके ही उन एक्सपीरियंसेस को एज बेस बनाएं या फिर उन्हीं से रिलेटेड स्टार्ट करें चीज़ें उन्हें पढ़ाना, ताकि वो कनेक्ट कर पाए। सो येस, द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज़ द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। की वह अवधि जो
इनिशिएट करती है हम वयस्कता का ट्रांजिशन, मतलब बेसिकली किस पीरियड के बाद एडल्टहुड आता है इन ऑप्शंस में से। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एंड चाइल्डहुड की जो बालिक अवस्था की समाप्ति होती है, तो उसके वही एक ट्रांजिशन पीरियड है एडल्टहुड से पहले का, वयस्कता के पहले का। सेकेंड इज एडोलेसेंस, किशोरावस्था। थर्ड इज मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था। एंड फोर्थ इज प्री ऑपरेशन, मतलब पूर्व क्रियात्मक जो भी अवधि होती है वो। सो आंसर यस, आप सभी को पता होगा कि चाइल्डहुड के बाद जो हमारा एडोलेसेंस पीरियड होता है, किशोरावस्था, वही एक तरीके से हमारा ट्रांजिशन पीरियड होता है। उसी के बाद एडल्टहुड, दैट इज़ वयस्कता आती है। सो आंसर इज एडोलेसेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इज associating toys, articles of clothing, household items, occupations and colors with a specific sex is a demonstration of, कि अगर हम खिलौने की बात करें, पहनावे की जो वस्तुएं होती हैं, क्लोथिंग्स होती हैं, उनकी बात करें, घरेलू सामग्रियों की बात करें, व्यवसाय या फिर जो भी रंग हैं, उन्हें अगर हम किसी विशिष्ट लिंग से संबंधित करते हैं तो ये क्या प्रदर्शित करता है, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? द ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज जेंडर रेलेवेंस, दैट इज जेंडर की जो प्रासंगिकता है। सेकेंड इज इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, दैट इज विकसित पहचान जेंडर की। थर्ड इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, दैट इज रूढ़िवादिता। एंड फोर्थ इज जेंडर थ्योरी, दैट इज सिद्धांत। सो अगर हम बात करते हैं किसी भी विशेष लिंग से हम किसी भी चीज़ को अगर हम प्रदर्शित करते हैं या मतलब बांध देते हैं कि ये काम यही लोग करेंगे, या जैसे आपने सुना भी होगा कि ये काम है तो ये लड़की ही करेंगी, या ये काम लड़की नहीं कर सकती, या अगर लड़के ने कोई ऐसा काम कर दिया जो स्टीरियोटाइप्ड है कि लड़की करेगी तो कैसे लड़की के जैसे बिहेव कर रहे हो भाई। सो एक्सेट्रा, ये सभी एग्जांपल्स हमारे स्टीरियोटाइप की हैं, मतलब जेंडर की रूढ़िवादिता है उसकी है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इज आर टीचर शुड, कि एक शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम, कि ये चाहिए कि वो यह संप्रेषित करें अपनी क्लास में कि वह कक्ष में जो सभी संस्कृतियां हैं उन सभी का सम्मान करती है एवं महत्व देती हैं। सेकेंड इज मैक्सिमाइज कंपैरिजंस अमंग स्टूडेंट्स, की विद्यार्थियों के बीच की जो तुलना है उसे अधिकतम करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थर्ड इज प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, किसी विशेष समुदाय या संस्कृति के बच्चों को ही बढ़ावा दें। एंड फोर्थ इज इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी, कि यह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी कर दे। सो द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज कि एक शिक्षक को यही चाहिए कि वह अपने क्लास में यही कम्युनिकेट करें कि वो सभी संस्कृतियों की का सम्मान करती हैं एवं सभी को महत्व देती हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवंथ, इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, कि निम्नलिखित जो भी संरचनाएं हैं उनमें से कौन ऐसा है जिसकी वकालत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 करता है? सो द फोर ऑप्शंस हेयर आर, फर्स्ट इज मेन स्ट्रीमिंग, दैट इज मुख्य धारा शिक्षण। सेकेंड इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, दैट इज एकीकृत शिक्षा। थर्ड इज इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज समावेशी शिक्षा। या फोर्थ इज सेग्रीगेशन, दैट इज पृथककरण। सो यस, अगर हम अपने शिक्षा के अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज समावेशी शिक्षा की बात करता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, इज डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम, मतलब कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो जो भी निम्नलिखित दिया हुआ है उनमें से किसकी ये विचारधारा है? सो द फोर ऑप्शंस हियर आर, फर्स्ट इज मल्टीकल्चरल एजुकेशन, दैट इज बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। सेकेंड इज इंक्लूजन, दैट इज समावेशी शिक्षा। थर्ड इज मेन स्ट्रीमिंग, दैट इज मुख्य धारा शिक्षा या शिक्षण। एंड फोर्थ इज स्पेशल एजुकेशन, दैट इज विशेष शिक्षा। सो अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि कौन सी विचारधारा है जो ये एक मतलब कहती है कि सभी बच्चों को ये अधिकार है, उनका हक है ये कि उन्हें इक्वल एजुकेशन मतलब समान शिक्षा प्राप्त हो
और वो भी जो नियमित विद्यालय व्यवस्था होती है उसी में। तो ये विचारधारा का है, सीधे सीधे इंक्लूजन है, दैट इज समावेशी शिक्षा, जिसमें हर बच्चे की बात होती है, सबको इंक्लूड करने की बात होती है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज इंक्लूजन. So our next question, that is question number 9th, is which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs? I'm sorry, it's not learning, it's learning here. So R is also there. So yes, coming back to the question कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है. सो क्वेश्चन है कि नहीं है. सो ऑप्शंस की बात करते हैं. तो फर्स्ट इज एक्सप्लोरेशन एंड इंट्रैक्शन, मतलब अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया. सेकेंड इज मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, दैट इज कंठस्थीकरण एवं स्मरण. थर्ड की बात करते हैं. सो थर्ड ऑप्शन इज रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, दैट इज पुनरावृत्ति एवं अभ्यास. एंड फोर्थ इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, दैट इज निर्देश एवं संचालन. सो क्वेश्चन में आज पूछा है कि नहीं है. सो यस, अगर हम याद करने की बात करते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद उसे मतलब रिकॉल करना, मेमोराइज करना, तो ये कभी भी मीनिंगफुल लर्निंग का एक पार्ट हम नहीं मानते हैं, उस प्रोसेस का पार्ट हम नहीं मानते हैं. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द आंसर हियर. और बाकी चीज़ों की बात करें तो एक्सप्लोर करना, इंट्रैक्शन, देन रिपीट करके चीज़ों को सीखना, उसका देन अभ्यास करना ताकि हम उस चीज़ में मतलब मास्टर हो जाएं, मास्टरी हमें मिल सके. एंड जो लास्ट है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, तो यस, निर्देश एवं संचालन भी इंपॉर्टेंट है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए. सो जो आंसर नहीं है दैट इज मेमोराइजेशन एंड रिकॉल. सो यस, आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, कि बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, जो भी ऑप्शन दिए उनमें से. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क, कि जब वो विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज द टीचर फुली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, कि बच्चे तब इफेक्टिवली सीखेंगे जब कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों को भी पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है. थर्ड इज दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, कि जब वे जो भी पाठ्य पुस्तक में तथ्य दिए हैं उन सभी को याद कर ले. एंड द फोर्थ इज दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि जो भी ब्लैक बोर्ड पर, श्यामपट पर अध्यापक लिखते हैं उत्तरों को, उसकी बस नकल कर ले, तो इससे बच्चे प्रभावी रूप से सीख सकते हैं. सो नहीं, द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ कि अगर वो खुद से सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, टास्क में, तो वो बहुत ही इफेक्टिवली सीख सकते हैं. और जो बाकी ऑप्शंस हैं कि आंसर्स को कॉपी करना, ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख दे, आप उसी को याद कर लें, तो नहीं. अगर हम फैक्ट्स को याद कर लें जो भी टेक्स्ट बुक में दी हों, या फिर जो अगर टीचर पूरी तरीके से बच्चों को कंट्रोल करे, तो नो. द आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. So that is it. Thank you so much. Keep on watching, keep on learning.